नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 4-5 दिनों से चल रही हमारी ये सीरीज रीट रिवीजन क्लासेस, रीट एसएसटी की साथियों की रिवीजन जो क्लासेस हमारी चल रही है, जिसमें हमने इतिहास को पढ़ लिया, इंडिया हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री पढ़ लिया। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया और जियोग्राफी में हमने राजस्थान की जियोग्राफी और इंडिया की जियोग्राफी पढ़ ली। अब सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ ही एसएसटी के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम कल की क्लास में हम करेंगे एसएसटी की शिक्षण विद्या। इसी के साथ ही एसएसटी की सीरीज हम समाप्त करेंगे। तो आज करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले सौर मंडल सोलर सिस्टम। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सप्त या सात ऋषि यानी संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। यह हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 12 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिनमें जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा जो पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है
जैसे कुछ स्थानीय उपग्रह इनसेट, आईआरएस, एंडुसेट इत्यादि। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। आकाशगंगा खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी, लाखों तारों का समूह आकाशगंगा मिल्की वे कहलाता है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का ही भाग है। अक्षांश एवं देशांतर और विषुवत रेखा, यह काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अक्षांश विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वर्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर ध्रुव की ओर जाते हैं, अक्षांशों की लंबाई घटती जाती है। विषुवत वृत्त शून्य अक्ष अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। विषुवत वर्ग के वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वर्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर किसी स्थान की दूरी को देशांतर कहा जाता है तथा इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में अब मिलती है। सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। ग्रीनविच याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 पूर्व में समय होगा। 15 इंटू 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां के सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार ग्रीनविच दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी।
भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर माना गया है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत में द्वारका गुजरात व डिब्रूगढ़ असम के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। पृथ्वी की गतियां पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन गति प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है एवं अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। परिक्रमण गति पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सहित 1/4 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष में 300 जिसमें 366 दिन होते हैं इसे लीप वर्ष कहा जाता है। उत्तरी अयनात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। दक्षिणी अयनात 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। अतः दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के पर्व के समय ग्रीष्म ऋतु होती है। हाँ, विषुव 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर 12-12 घंटे के होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर शरद विषु को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च और वसंत ऋतु को स्थिति इसके विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा तथा लगातार गर्मी पड़ेगी तथा दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और ठंड पड़ेगी। वायुदाब एवं पवने वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। अर्थात माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा पर एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक 1013.2 मिलीबार होता है
और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुमापी अथवा नेत्रो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। वायुदाब के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। स्तर और वायुदाब मिलीबार में समुद्र तल पर 1013.25 मिलीबार, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 898.76 मिलीबार, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 540.48 और 10 किलोमीटर पर है जो 265.00 मिलीबार वायुदाब होता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायुदाब के ताप द्वारा प्रभावित होता है। समुद्र तल पर एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखाएं कहा जाता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न वायुदाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण। विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। उपोष्ण उच्च दाब पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य। अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी ध्रुवों के निकट। ये वायुदाब पट्टियां स्थायी नहीं है। सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियां विस्थापित होती रहती है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में यह पट्टियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में यह उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती है। उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन की दिशा में वेग को प्रभावित करने वाले बल दाब प्रवणता। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। कोरियोलिस बल। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। यह ध्रुव पर सर्वाधिक और विषुवत पर अनुपस्थित होता है। घर्षण बल यह पवन की गति को कम करता है। प्राय निम्न वायुदाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होगी और उत्तर ऊपर उठेगी। उच्च वायुदाब क्षेत्र में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी। स्थायी पवनें व्यापारिक पछुआ पश्चिमी तथा ध्रुवीय पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें तीव्र गति से चलती है जिन्हें 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गरज से चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा कहा जाता है। ध्रुवीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। मौसमी पवनें ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। स्थल व समुद्र समीर दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। पर्वत व घाटी पवनें दिन के दौरान पर्वतीय पवनों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढालों से ठंडी व सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है जिसे पर्वतीय पवनें कहते हैं। पर्वत को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। निम्न वायुदाब क्षेत्रों के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायुदाब क्षेत्रों के
चारों तरफ ऐसा होना प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप। दाब पद्धति, केंद्र में दाब की दिशा और पवन की दिशा का प्रारूप। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा और दक्षिण गोलार्ध में कौन सा। चक्रवात चक्रवात केंद्र में दाब की दशा निम्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होते हैं। प्रति चक्रवात जिसका केंद्र में दाब उच्च होता है, यह उत्तरी गोलार्ध के अंदर घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में चलता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती है, उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। और वाताग्र जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र चार प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है। उष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उच्च वाताग्र के पहले भाग में इस तरह में मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। पीछे से आने वाली शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। हम भैरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विस्तृत क्षेत्र पर फैले होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पन्न होते हैं। भैरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों को वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और वे विनाशकारी होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, जबकि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। हिंद महासागर में वह चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विल्ली विलीज के नाम से जाने जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। वृत्त समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, कोरियोलिस वल का गिरना, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर का कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण वह स्थान जहां से उष्ण कटिबंध चक्रवात तट को पार करके जमीन तक पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। एक विकसित उष्ण कटिबंध चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों ओर प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण है, जिसे इसकी आंख कहा जाता है। इसका केंद्रीय अक्षु क्षेत्र शांत होता है जहां पवनों का अवतलन होता है। अक्षु के चारों तरफ अक्षुभिति होती है जहां वायु का प्रबल व वर्ताकार रूप में आरोहण होता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आंख में रेनबेड विकसित होते हैं तथा कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो सकती है। इनका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ते हैं। त्वरित झंझा व टोर्नेडो, ये विध्वंसक स्थानीय तूफानी त्वरित झंझा तथा टोर्नेडो है। ये अल्प समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल पर सीमित होते हैं, परंतु आक्रामक होते हैं। त्वरित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान शून्य से कम रहता है तो इससे ओले बनते हैं और
ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित धूल भरी आंधियां लाते हैं। भयानक तड़ित झंझा से कभी-कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इस परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टोर्नेडो में जल स्तंभ कहते हैं। महासागरीय परिसंचरण तरंग जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है तो और गिरता है तो इसे तरंगे कहते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा द्वीप की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्र तल से अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यह सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो इसे भाटा कहा जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। चंद्रमा की तरफ पृथ्वी के भाग पर चंद्रमा के ज्वारीय बल गुरुत्वीय बल के कारण एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वार पठार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है। आवर्ती पर आधारित ज्वार भाटा अर्धदैनिक ज्वार यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं और 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती है। दैनिक ज्वार इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च व एक निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। मिश्रित ज्वार ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। वृहत ज्वार पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा। इनको वृत्त ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। निम्न ज्वार सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश तृतीय में होता है तब चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है सामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अपभू पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के कर्म उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे भाव या बाढ़ कहा जाता है। महासागरीय धाराएं महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है।
महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। महासागरीय जल में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। महासागरीय धाराएं एवं लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, गुरुत्वाकर्षण बल, वायु और कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होती है तथा उनके चारों ओर बहाव को अववलय कहा जाता है। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृत्त वर्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है, वह यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। महासागरीय धाराओं के प्रकार। ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा या धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। गहरी जलधारा महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में। यह जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है। यह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में यह जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। गर्म जलधाराएं गर्म जल जल को ठंडे जल क्षेत्र में पहुंचाती है और प्राय महाद्वीप के पूर्वी तटों पर बहती है। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। उत्तरी गोलार्ध में यह जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर बहती है। महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में महासागरों पर वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिण गोलार्ध में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती है। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। जल गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है में पाए जाते हैं। उदाहरण जापान के आसपास व उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट। ज्वालामुखी ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल तक पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। यह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रवाह लावा के जमे टुकड़ों का मलबा चौलखंडासिम ज्वालामुख बम राख राख धूलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन हाइड्रोजन व ऑर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार ज्वालामुखी के प्रकार जिसमें सबसे पहले शिल्ड ज्वालामुखी हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। कम विस्फोटक होना ही इसकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों के से लावा फुहारे से बाहर आता है और निकास पर एक शंकु कोन बनाता है जो सिंडर कोन के रूप में विकसित होता है। दूसरा मिश्रित ज्वालामुखी इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान गाढ़ा या चिपचिपा लावा
उद्गार होता है। प्रायः ज्वालामुखी भीषण विस्फोट है। इनसे इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलक खंडाश्म पदार्थ व राख तथा धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। ज्वालामुखी कुंड ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने बजाय स्वयं नीचे धंस जाती है। धंसे हुए विध्वंसग्रस्त लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हो ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं। भारत का दक्कन ट्रैप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है वृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। ज्वालामुखी स्थलाकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां यह लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है और कई आकृतियां बनती है। ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती है। बेथोलित यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। लेकोलिथ ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिसका तल समतल एवं एक पाइप रूपी संवाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। लेपोलिथ यदि एक तस्तरी के आकार में जम जाए तो लेपोलिथ कहलाता है। फेकोलिथ कई बार अनवेहदी चट्टाने की मोड़दार अवस्था में अवनति के ऊपर अभिनति के तल में लावा जमाव पाया जाता है। यह फेकोलिथ कहलाती है। सिल अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तरल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या शीट कहलाता है। डाइक जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है। अब भूकंप भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। अब भूकंपीय तरंगे अब भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। भूकंपीय तरंगों का अभिलेख्य वक्र तीन अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है भूगर्भिक तरंगे बॉडी वेव और धरातलीय तरंगे सरफेस वेव। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। भूगर्भीय तरंगे भी दो प्रकार की होती है इन्हें पी तरंगे और एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ये गैस तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती है जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। छाया क्षेत्र का उद्भव जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन तथा 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों का अभिलेखन करता है। अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती दोनों प्रकार की तरंगों के लिए
छाया क्षेत्र शेडो जोन है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है, जो पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक में है। एक साधारण नियम 1 सेकंड का समानांतर यह बताता है कि वहां से भूकंप लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर था। अब भूकंप के प्रकार विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी जन्य भूकंप, ज्ञात भूकंप, विस्फोट भूकंप, बांध जनित भूकंप। भूकंपों की माप भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली द्वारा भी एक गुणात्मक मापनी विकसित की गई है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। भूकंप के प्रभाव भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, वस्तुओं का गिरना, हिम संकलन, भूसंकलन या पंख संकलन, धरातलीय विस्थापन, मृदा द्रवण, आग लगना, बांध एवं तटबंध के टूटने से बांध, सुनामी, धरातल का एक तरफ झुकना, इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना। पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व शुष्क प्रकार की जलवायु होती है। इसका कोट अक्सर जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को एएफ, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु को एएम और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु को एडब्ल्यू कहा जाता है। इनके लक्षण है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जिसमें कोई शुष्क ऋतु नहीं होती, यह प्रमुखतः अमेजन बेसिन, मध्य अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय मानसून जो है यहाँ मानसून होता है और लघु शुष्क ऋतु होती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जाड़े की शुष्क ऋतु होती है। बोलीविया, पराग्वे, सूडान और मध्य अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा इसमें है शुष्क जलवायु वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता। इसमें उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी बीएसएच निम्न अक्षांशीय आर्द्र एवं शुष्क होता है 15 से 35 डिग्री अक्षांश क्षेत्रों के मध्य। दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जिसे BWH कहा जाता है, यहाँ निम्न अक्षांशीय शुष्क होता है जो 15 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। मध्य अक्षांशीय स्टेपी BSK कहा गया, जहाँ मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क तथा अथवा शुष्क होता है 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्रों के मध्य। और चौथा है मध्य अक्षांशीय मरुस्थल BWK मध्य अक्षांशीय शुष्क पाया जाता है 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तीसरा इसमें है कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसमें तीन प्रकार आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय और समुद्री पश्चिमी तटीय। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय को CFA कहा गया। यहाँ मध्य अक्षांशीय कोष्ण शीतोष्ण होता है जो 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है महाद्वीपों के पूर्वी भागों में। भूमध्य सागरीय जिसे CSA कहा गया शुष्क गर्म ग्रीष्म होता है जो 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर, मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रों में। समुद्री पश्चिमी तटीय CFB कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी भागों पर। उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में। शीतल हिमवन जलवाष्प शीतल हिमवन जलवाष्प वर्षा के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 अंश तापमान से
शून्य अंश तापमान से -3 डिग्री से नीचे। यहाँ पर आर्द्र महाद्वीपीय और उप आर्द्र ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। आर्द्र महाद्वीपीय को डीएफ और उप आर्द्र को डीडब्ल्यू कोड से जाना जाता है। आर्द्र महाद्वीप में कोई शुष्क ऋतु नहीं होती, भीषण जाड़ा पड़ता है 40 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य पश्चिमी तटीय समुद्री क्षेत्रों में। और दूसरा उत्तर ध्रुवीय डीडब्ल्यू जाड़ा शुष्क और अत्यंत भीषण पड़ता है उत्तरी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में। ई नंबर शीत शीत जलवायु सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। टुंड्रा जलवायु और ध्रुवीय हिमटोपी, टुंड्रा जिसे ईटी कहा गया, सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं ऋतु नहीं होती। 70 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों की ओर स्थायी तुषार प्रदेश। और दूसरा ध्रुवीय हिमटोपी ईएफ कहा गया, सदैव हिमाच्छिद हिम, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में। और एच नंबर पर है उच्च भूमि ऊंचाई के कारण शीत, उच्च भूमि एच, हिमाच्छिद उच्च भूमियां ऊंचे पर्वतों में। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब भूमंडल और या स्थलमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का गहरा भाग प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। महाद्वीप। पृथ्वी की सतह पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग एक तिहाई भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप व एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया, यूरोप व एशिया कहा जाता है। यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल। पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना कहा गया, ब्राजील में कैंपोस और वेनेजुएला में लानोस नाम से जाने जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नाम से जाने जाते हैं।
जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। महासागर पृथ्वी बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर व दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप व अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर यह ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर यह उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, जहां यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, जो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल की परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्र 1% है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं यह तेजी से घटता जाता है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। वायुमंडल की संरचना सौरमंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। समताप मंडल सौर मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब मध्यम मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बहता है बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें आयन मंडल द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। जल प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे डायरिया, दस्त, हेपेटाइटिस, आंतों में कृमि, फ्लोरोसिस फ्लोराइड से, ब्लैक फुट, ऑर्सेनिक से,
इटाई इटाई कैडमियम से ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेमोग्लोमेनिया नाइट्रेट से इत्यादि। गंगा नदी प्रदूषण के कारण कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना व कोलकाता आदि का घरेलू कचरा, औद्योगिक प्रदूषण व लाशों का विसर्जन। यमुना नदी प्रदूषण के कारण दिल्ली, मथुरा, आगरा के घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक कचरा व कृषि गतिविधियों के कारण। नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार ने जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। वायु प्रदूषण। वायु के निश्चित संगठन में होने वाले अवांछित परिवर्तनों को वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषक वायु प्रदूषक जैविक ईंधन से, औद्योगिक प्रदूषण से उत्सर्जित प्राथमिक प्रदूषण NO2, SO2 और CO2, द्वितीयक प्रदूषक HNO3, H2SO4 और SO3, सिलिकोसिस, अवशोषण तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार संबंधी रोग, शहरों में धूम्र कोहरा और ब्लैक लंग्स रोग। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है तथा इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे, मुख्य मार्ग इत्यादि से चलने पर कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, चिड़चिड़ापन, मानसिक मस्तिष्क प्रतिकूल प्रभाव, गर्भपात, हृदय संबंधी रोग आदि होते हैं। भूमि प्रदूषण। मिट्टी में हानिकारक पदार्थों या प्रदूषकों का प्रवेश होना भूमि प्रदूषण कहलाता है। मानव पशु मल, औद्योगिक अपशिष्ट, पीड़कनाशी व उर्वरक का उपयोग, पेचिश, प्रवाहिका, आंखों में रोग, तपेदिक आदि रोग, मृदा की उर्वरता में कमी। नगरीय अपशिष्ट प्रदूषण। ठोस अपशिष्ट से अप्रिय बदबू, मक्खियों एवं चूहों के फैलने वाले रोग, टाइफाइड, मियादी बुखार, गलगोंडू, डिप्थीरिया, दस्त, हैजा, कोलेरा आदि होते हैं। भू निम्नीकरण, मृदा अपरदन, जलाक्रांतता, लवणता, भूसार्यता आदि सभी से भू निम्नीकरण होता है। जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर अब तक इस पर जलवायु संबंधी परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान एवं सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान विनाशकारी सूखा ऐसा ही परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग धूल का कटोरा में भीषण सूखा पड़ा। 1885 से 1940 तक हम विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई तथा 1940 के पश्चात तापमान में वृद्धि दर घटी है। जलवायु परिवर्तन के कारण। खगोलीय कारण। सौर कलंक की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा व आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंक की संख्या घटने से उष्ण व शुष्क दशाएं उत्पन्न होती है। पार्थिव कारण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की कक्षा में बदलाव, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव आदि में परिवर्तन से पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा परिवर्तित होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की कक्षीय परिक्रमण की उत्केंद्रता एवं अक्षीय झुकाव में परिवर्तन को मिलेनकोविच दोलन कहा जाता है। भूमंडलीय ऊष्मन। पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रवेशी सौर विकिरण हेतु पारगम्य होता है, परंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली दीर्घ तरंगों को कुछ वायुमंडलीय गैसें अवशोषित करती है, उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O2। नोट: नाइट्रिक ऑक्साइड NO व कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रीन हाउस गैसों से अभिक्रिया कर उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। CO2 का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधनों, तेल, गैस, कोयला आदि के दहन से होता है। जंगलों की कटाई से भी CO2 की मात्रा बढ़ती है। वन तथा महासागर CO2 के कुंड होते हैं। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों को समायोजित करने में CO2 को 20 से 50 वर्ष लगते हैं। CO2 की मात्रा 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रयास क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसकी
घोषणा 1997 में की गई, जो 2005 से प्रभावी हुआ। इस प्रोटोकॉल का 144 देशों ने अनुमोदन किया। यह प्रोटोकॉल 35 औद्योगिक रूप से विकसित देशों को पाबंद पाबंद करता है कि वे सन 1990 के उत्सर्जन स्तर से 2012 के कार्बन उत्सर्जन में 5% 5.2% की कमी लाए। भूमंडलीय ऊष्मन के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ पिघलने के समुद्र तल में वृद्धि होगी। धरातल के निकट का औसतन तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। एक प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार 21वीं सदी के अंत तक औसत समुद्र तल 48 डिग्री सेंटीग्रेड 48 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ेगी। 20वीं सदी के सर्वाधिक तापन में दो अवधियों में हुआ है, 1901 से 1944 और 1977 से 1999। इन दोनों में प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय ऊष्मन 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। 20वीं सदी का औसत तापमान 19वीं सदी की तुलना में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 1956 से 2000 के दौरान सबसे गर्म वर्ष अंतिम दशक 1990 से 2000 था। 1998 में संभवतः न केवल 20वीं सदी का बल्कि पूरी सहस्त्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष माना गया है। तो ये थी वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके साथ ही एसएसटी के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब कल ये क्लास में हम करेंगे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों को। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।